जब मैं बच्चा था तब मैं अपनी गर्मियां अपने दादा दादी के साथ टेक्सास के उनके फार्म पर बिताया करता था। वहां मैं पवन चक्कियां ठीक करने, गाय भैंस को टीका लगाने और छोटे छोटे दूसरे कामों में उनकी मदद किया करता था। हम हर दिन दोपहर को टीवी पर डेज ऑफ आवर लाइव्स नाम का सीरियल भी देखते थे। मेरे दादा दादी कैरावैन क्लब नाम की एक ट्रैवलिंग टीम के मेंबर थे, जिसमें लोग मिलकर ट्रेलर से अमेरिका और कनाडा घूमने जाते थे। हर कुछ साल बाद हम भी उस ट्रैवलिंग ग्रुप में शामिल हो जाते थे। हम ट्रेलर को दादा की कार से जोड़ते और 300 दूसरे यात्रियों की कतार में चल पड़ते थे। मुझे अपने दादा दादी से बहुत प्यार था और मैं इन यात्राओं का हर बार बेसब्री से इंतजार किया करता था। एक खास यात्रा के दौरान मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मैं कार की पिछले बड़े बेंच सीट पर उछल कूद रहा था। दादा गाड़ी चला रहे थे और दादी सामने वाली सीट पर बैठी थी। वह पूरे सफर में सिगरेट पीती रहीं और मुझे उस धुएं की बदबू बहुत बुरी लगती थी। उस उम्र में मुझे कोई भी बहाना मिल जाए, मैं हिसाब किताब निकालने लग जाता था। मैं अपनी कार का पेट्रोल माइलेज निकालता, खाने पीने पर खर्च जैसी बेकार की बातों का आंकड़ा नापता रहता था। मैंने सिगरेट के खिलाफ चलने वाला एक ऐड देखा हुआ था। मुझे सारे डिटेल्स याद नहीं, पर उस ऐड में कहा गया था कि सिगरेट का हर झोंका तुम्हारी जिंदगी से कुछ मिनट काट लेता है। मुझे लगता है वहां कहा गया था कि शायद हर झोंके से 2 मिनट कम हो जाते हैं। खैर, मैंने अपनी दादी के लिए यह हिसाब लगाने की ठानी। मैंने अंदाजा लगाया कि वह एक दिन में कितनी सिगरेट पीती है, एक सिगरेट में कितने धुएं के झोंके होते हैं, और इसी तरह की कैलकुलेशन की। जब मुझे लगा कि मैंने एक ठीक ठीक कैलकुलेशन कर ली है, तो मैंने आगे बढ़कर अपनी दादी के कंधे पर हल्का टैप किया और गर्व से कहा, 2 मिनट हर झोंका, इस हिसाब से आपकी जिंदगी से 9 साल निकाल लिए गए हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि उसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि लोग मेरी बुद्धिमत्ता और गणित कुशलता की तारीफ करेंगे। शायद कोई कहता, जेफ, तुम तो कितने होशियार हो, तुम्हें तो ऐसे सारे मुश्किल अनुमान लगाने ही पड़े होंगे। साल में कितने मिनट होते हैं, यह सब पता लगाना पड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय मेरी दादी की आंखों में आंसू आ गए। मैं पीछे की सीट पर बैठा था और नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब दादी रो रही थीं, तब दादा ने, जो चुपचाप गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी को हाईवे के किनारे रोक लिया। वह कार से उतरे, मेरे दरवाजे की ओर आए और मुझे बाहर आने के लिए इशारा किया। क्या मैं किसी परेशानी में था? मेरा दादा बहुत समझदार और शांत आदमी थे। उन्होंने कभी मेरी तरफ तेज आवाज नहीं की थी, और शायद यह पहला मौका था, या शायद वे मुझसे कह रहे होंगे कि मैं कार में लौटकर दादी से माफी मांग लूं। मेरे दादा दादी के साथ ऐसे हालात में मेरा कोई अनुभव नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होना है। हम ट्रेलर के बगल में रुक गए। दादा ने मुझे देखा और थोड़ी चुप्पी के बाद बड़े प्यार से कहा, जेफ, एक दिन तुम समझोगे कि होशियार होने से ज्यादा दयालु होना मुश्किल होता है। आज मैं आपसे प्रशंसा और डिसीजन के बीच के फर्क के बारे में बात करना चाहता हूं। हम सभी के पास कुछ न कुछ काबिलियतें होती हैं जिन्हें हम प्रशंसा मान सकते हैं, और हमारे द्वारा लिए गए फैसलों को हम अपने डिसीजन कहते हैं। चतुराई एक प्रशंसा है, लेकिन दयालु होना तुम्हारा डिसीजन है। प्रशंसा पाना आसान होता है, आखिरकार वे तुम्हें मिल जाते हैं, लेकिन डिसीजन लेना कभी कभी कठिन हो सकता है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम अपने प्रशंसाओं की चमक दमक में बहक जाओगे, और शायद तुम्हारे फैसलों को वह नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां मौजूद बहुत से लोगों में बहुत ही खास टैलेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई की सबसे बड़ी खासियत है आपका तेज और काबिल दिमाग। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस बहुत कड़ा होता है, और अगर वहां तुम्हारी होशियारी के कोई संकेत नहीं दिखते तो एंट्रेंस समिति शायद तुम्हें यहां आने ही नहीं देती। तुम्हारी बुद्धिमत्ता बहुत काम आने वाली है, क्योंकि तुम उन चमत्कारों के जमाने में जीने वाले हो जहां इंसान खुद को भी चौंका देंगे। हम इंसान, भले ही हम धीमे कदम से चलते हों, खुद को चौंका देंगे।
हम बहुत साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी पैदा करने के नए नए तरीके निकालेंगे और बहुत सारा साफ ऊर्जा बनाएंगे। एटम दर एटम करके हम बहुत छोटे छोटे यंत्र बनाएंगे जो शरीर के सेल की दीवारों में घुसकर उन्हें ठीक करेंगे। इसी महीने हमें एक अद्भुत लेकिन आवश्यक खबर मिली है कि हमने जीवन को संश्लेषित, सिंथेसाइज कर लिया है। आने वाले सालों में हम सिर्फ जीवन को बनाएंगे ही नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्जी के मुताबिक भी ढालेंगे, इंजीनियर करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम देखोगे कि हम इंसानी दिमाग को भी समझने लगेंगे। जूल्स वर्न, मार्क ट्वेन, गैलीलियो, न्यूटन, इन पुराने जमाने के जिज्ञासु लोग शायद आज के जमाने में जीने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित होते। एक सभ्यता के रूप में हमारे पास इतने सारे वरदान होंगे, ठीक वैसे ही जैसे तुम सभी के पास तुम खुद वहां बैठकर जितने भी वरदान हैं। तुम इन गुणों का इस्तेमाल कैसे करोगे? और क्या तुम सिर्फ अपने गुणों पर गर्व करोगे या उन चुने हुए फैसलों पर भी गर्व करोगे जो तुमने लिए हैं? मैंने लगभग 16 साल पहले अमेज़न शुरू करने का विचार पाया था। तब मैंने देखा कि इंटरनेट का उपयोग हर साल 2300% की दर से बढ़ रहा है। मैंने पहले कभी इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं देखी थी और लाखों किताबों वाली एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का ख्याल, जो असली दुनिया में संभव नहीं था, वह मुझे बहुत रोमांचक लगा। उस समय मेरी उम्र 30 साल थी और मैंने अभी शादी को 1 साल ही हुआ था। मैंने अपनी पत्नी मैकेंजी को बताया कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर यह पागल काम करना चाहता हूं, जिसके कामयाब होने की उम्मीद कम ही है। अधिकतर नई कंपनियां सफल नहीं होती और मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या होगा। मैकेंजी, जो खुद भी प्रिंसटन की ग्रेजुएट हैं और आज दूसरी लाइन में बैठी हैं, ने मुझसे कहा कि मुझे इसे पूरा जोश से आजमाना चाहिए। मैं बचपन में घर के गैरेज में नई चीजें बनाता रहता था। मैंने सीमेंट भरे टायर से चलने वाला एक ऑटोमेटिक गेट क्लोजर बनाया, एक सोलर कुकर बनाया जो छाते और एल्यूमिनियम पन्नी से बना था, जो बहुत अच्छे से काम नहीं करता था, और बेकिंग पैन अलार्म्स बनाकर मैंने अपने छोटे भाई बहनों को फंसाने की योजनाएं बनाई। मैं हमेशा से आविष्कारक, इन्वेंटर बनना चाहता था और मैकेंजी चाहती थी कि मैं अपने जुनून, पैशन का पीछा करूं। उस समय मैं न्यूयॉर्क शहर की एक फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहा था, जहां कई बहुत होशियार लोग थे और मेरा बॉस बेहद समझदार था, जिसे मैं बहुत मानता था। मैंने अपने बॉस को बताया कि मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं। वह मुझे सेंट्रल पार्क में एक लंबी सैर पर ले गया, मेरी बातें ध्यान से सुनी और अंत में कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए और भी बेहतर रहेगा जिसके पास पहले से कोई अच्छी नौकरी ना हो। यह तर्क मुझे समझ आया और उसने मुझे अंतिम फैसला करने से पहले 48 घंटे सोचने को कह दिया। इस नजरिए से देखने पर यह सचमुच एक मुश्किल फैसला था, लेकिन अंत में मैंने तय किया कि मुझे इस अवसर को आजमाना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोशिश करके असफल होने पर मुझे पछतावा होगा, और मुझे शक था कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो हमेशा वही पछतावा बना रहेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने आसान रास्ता छोड़कर अपने जुनून का रास्ता चुना और मुझे अपने इस निर्णय पर गर्व है। कल से सचमुच तुम्हारी अपनी लिखी जाने वाली जिंदगी शुरू होती है। तुम्हारी जिंदगी, जिसे तुम खुद शुरू से अपने हाथों से लिखोगे, शुरू हो चुकी है। तुम्हें इन गुणों का इस्तेमाल कैसे करना है? तुम कौन कौन से फैसले लोगे? क्या तुम वही काम करते रहोगे जो हमेशा करते आ रहे हो, या अपने जुनून का पीछा करोगे? क्या तुम पुरानी परंपराओं का ही अनुसरण करोगे या अपनी अलग और अनूठी सोच से चलोगे? क्या तुम आराम भरी जिंदगी चुनोगे या सेवा और रोमांच से भरी जिंदगी चुनोगे? क्या तुम आलोचना सुनकर डरकर पीछे हट जाओगे या अपने विश्वासों पर अडिग रहोगे? क्या तुम गलती होने पर झूठ बोलकर काम चला लोगे या जाकर सच बोलकर माफी मांग लोगे? क्या तुम अपने दिल को चोट से बचाकर रखोगे या जब तुम प्यार में पड़ोगे तो अपने दिल की सुनोगे? क्या तुम हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनोगे या थोड़ा साहसी बनकर जोखिम उठाओगे? जब चीजें मुश्किल होंगी, क्या तुम हार मान लोगे या बिना रुके लगन से कोशिश करते रहोगे? क्या तुम निराशा में हर बार बुराई ही ढूंढोगे या मेहनत करके कुछ नया बनाओगे? क्या तुम दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को होशियार साबित करोगे या सबके प्रति दयालु बनोगे? मैं एक बात कहता हूं,
जब तुम 80 साल के हो जाओगे और शांत मन से अपनी जीवन की कहानी अकेले सुना रहे होंगे, तो तुम्हारी कहानी का सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा हिस्सा वही होगा जिसमें तुम्हारे लिए हुए डिसीजन, फैसले होंगे। आखिरकार हम वही होते हैं जो हमने चुना है। अपनी जिंदगी के लिए एक शानदार कहानी तैयार करो। धन्यवाद और शुभकामनाएं। Good luck.